हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है ब्लड रक्त से संबंधित 100+ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग भी, इसके भी एमसीक्यूज सम्मिलित रहेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एसएससी में अगर पूछे गए प्रश्न हो, सीटेट, एसएससी, रेलवे, इन सभी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछे जो प्रश्न है उसको भी जो है इसमें ऐड किया गया है और एनसीईआरटी बेस्ड जो है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेशन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए होंगे तो उसमें ज़रूर आप देखे होंगे कि ब्लड से रिलेटेड जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही रोल निभाता है आपके 1 या 2 नंबर बढ़ाने के लिए। इसके जो है थ्योरी के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लड जो है वो एक पार्ट में कंप्लीट किया गया है, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप जो है ये दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है रत्न के संबंध में गलत है। इसमें से गलत कथन को जो है देखना है कि इसमें से जो है वह कौन सा गलत है। यह एक जो है द्रव संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो हाँ, ब्लड जो होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये पॉइंट तो सही है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यह भी पॉइंट सही है कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसका जो है उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होता है और हाँ, इसका उत्पत्ति जो होता है वो किससे होता है, तो मेसोडर्मल लेयर से होता है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। जब इसका पीएच मान 7.4 होता है तो यह अम्लीय प्रकृति की कैसे हो गई। इसका जो है कैसे होता है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। आपने देखा होगा कि कितना भी हम खट्टा क्यों ना खा ले, हमारे जो ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में जो है एक प्रॉपर्टीज जो है बफर लिक्विड होता है, जिसके वजह से जो है हम कितना भी खट्टा क्यों ना खा ले, हमारा जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 ही होता है। तो 7.4 जो होता है, इसका पीएच मान होने की वजह से कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। और अम्लीय कब होता है, वह कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से जो ऊपर होता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। तो यह किस विष है, तो इसका क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी, एस्ट्रोनोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका अध्ययन के जो कहा जाता है हेमेटोलॉजी जो है ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। रत्न के कितने भाग होते हैं, रत्न के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्लड आर देयर। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अभी हमने थ्योरी के सेशन आप लोग देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि ब्लड जो होता है वह 2 पार्ट्स में होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है कार्पसल होता है। और इन लोग का मात्रा जो है वो कितना कितना होता है, तो प्लाज्मा में जो होता है 55% होता है और कार्पसल जो होता है वो 45% होता है। और इसी कार्पसल में जो है आरबीसी आ जाता है, आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है और जो है प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लेटलेट्स इसी जो है कार्पसल में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो है कितना रक्त होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 से 2 लीटर, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 से 4 लीटर होना चाहिए, 5 से जो है ऑप्शन सी कह रहा है कि 5 से 6 लीटर होना चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा है कि 8 से जो है 9 लीटर होना चाहिए। तो औसतन जो है कितना होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। कितना, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए।
निम्न में से कौन जो है रक्त का घटक है? यहाँ पर जो है रक्त का घटक कौन सा है? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, जो है प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका कौन सा घटक है? तो ये सभी घटक है, इसका घटक जो होते हैं वो सभी हो जाते हैं। ए भी है, प्लाज्मा भी है। अभी हमने देखा कि दो पार्ट होता है, प्लाज्मा, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स, ये सभी जो होते हैं वह इसके घटक होते हैं। प्लेटलेट्स तो और प्लाज्मा तो अलग हो गया, और ये तीनों जो है एक कार्पसल के जो है एक पार्ट होते हैं। रुधिर में प्लाज्मा का मात्रा कितना होता है? रुधिर में प्लाज्मा का मात्रा जो होता है, अभी हमने बताया कि रुधिर में प्लाज्मा का मात्रा कितना होता है? 55% प्लाज्मा का मात्रा होता है, और जो है 45% किसका होता है? तो 45% जो होता है वो कार्पसल का जो है मात्रा होता है। रुधिर में प्लाज्मा का जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि प्लाज्मा का डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि रुधिर में प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत है वह कितना है। प्लाज्मा में देखा जाए तो सबसे अधिक जो होता है पानी ही सम्मिलित होता है। जल कितना प्रतिशत? तो 92% जो होता है वह जल ही होता है, और 8% होता है उसमें प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा इस 8 में ध्यान दीजिएगा प्रोटीन होता है। ये 8 में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन लगभग कितना हो जाता है? तो लगभग जो है ये 7% होता है। अगर जल के बाद पूछे कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो अगर प्लाज्मा में पूछे कि जल के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन में जो एल्बुमिन जो है ग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी जो है प्रोटीन इसमें सम्मिलित होते हैं। तो 7% लगभग होता है। उसके बाद लगभग उसके बाद जो होता है लवण, ग्लूकोज, ये सभी जो है इसमें होता है। लेकिन ये दोनों पानी और प्रोटीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि पानी में कितना होता है, प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो 92%, और प्रोटीन पूछे तो 7% जो है प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 90 से 92। रुधिर की प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? हल्का नीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का, हल्का लाल रंग का, हल्का हरे रंग का। तो कैसा होता है? तो यह हल्का जो है येलो रंग का होता है। रुधिर में जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का जो है वो येलो रंग का होता है। प्लाज्मा प्राकृतिक का होता है। प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है? तो प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? तो बेस होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? प्लाज्मा के बारे में तो जल इसमें 90 से जो है 92% लगभग होता ही है। प्रोटीन जो है 7 से 8%, ये भी सही है। अकार्बनिक आयन जो है 1% होता है। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन है। प्लाज्मा में मुख्य भी हमने बताया कि प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन और जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तो ये सभी जो है पाए जाते हैं। एल्बुमिन भी, ग्लोबिन भी, फाइब्रोजेन भी, ये सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने का स्कंदन में होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के समय सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है? तो फाइब्रोनोजेन का। किसका? तो फाइब्रोनोजेन जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? तो एल्बुमिन का कार्य होता है ऑस्मैटिक बैलेंस करना, जो है पाराशरण को संतुलन करना। ऑस्मैटिक जो है इसको बैलेंस करने का कार्य कौन करता है? तो इसको बैलेंस करने का कार्य एल्बुमिन करता है। और ग्लोबिन का कार्य क्या करता है? तो यह जो है ग्लोबिन का कार्य क्या करता है? तो इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। और फाइब्रोजेन का कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, इसका जो है कार्य होता है।
निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग पाराशरीर संतुलन के लिए होता है? अभी हमने बताया कि पाराशरीर संतुलन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है एल्बुमिन। किसका किया जाता है? तो एल्बुमिन का जो है प्रयोग किया जाता है। रत्न होता है, रत्न कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, एक उपकला ऊतक, दोनों एक में से कोई नहीं। तो ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तो ब्लड एक संयोजी जो है ऊतक होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रत्न थक्का बनाने में से जो है रोकता है? शरीर में रत्न के थक्का बनाने से जो है वह रोकने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो हम सभी को पता है हेपरिन करता है। आप सभी थ्योरी के सेशन में पढ़े होंगे कि उसमें हेपरिन का कार्य क्या होता है। तो हेपरिन का कार्य, हेपरिन जो होता है वो एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग होता है, जो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है। यह हेपरिन ही है जो ब्लड को थक्का बनने नहीं देता है। इसलिए देखते होंगे कि जब वो जिसको कैंसर हो जाता है तो डायलिसिस के मदद से जब ब्लड को बाहर निकाला जाता है तो उसमें जो है हेपरिन ही के वजह से ही वो थक्का नहीं बनता है वो ब्लड। फिर उसके बाद से उसको शुद्ध करके फिर शरीर में जो पहुंचाया जाता है, तो बीच में जो वो डायलिसिस में जो रहता है तो हेपरिन की वजह से ही वहाँ पर वो ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है। प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन जो है असत्य है? यह यकृत में बनता है, यह जो है यकृत में बनता है। प्लाज्मा के बारे में कह रहा है कि असत्य कथन को यहाँ पर चुनना है। किसके कथन को? तो ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है। यह यकृत में बनता है, हाँ सही है, प्लाज्मा यकृत में बनता है। प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, हाँ यह भी सही है। यह जो है स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है, तो हाँ यह भी सही है। अग्नाशय में बनता है, ये पॉइंट गलत है। प्लाज्मा की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में अग्नाशय में बनता है, यह गलत है। आप सभी जानते ही होंगे कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो बॉडी के लिए आवश्यक तो है, लेकिन उसकी ज़्यादा अमाउंट हमारे शरीर के लिए क्या करता है? तो घातक हो जाता है। अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए जो है घातक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है क्या है? पौधों की जो है पत्तियों में पाए जाने वाले पदार्थ है? नहीं। बोन मैरो में पाए जाने वाले पदार्थ है? नहीं। मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव में पाए जाने वाले एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन भी है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। जो ये हीम है ना, इसी के कारण जो है वो लाल रत्न होता है। हमारे ब्लड आप देखे होंगे कि रेड रहता है, तो इसी की वजह से जो है रेड रहता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, हाँ। फेफड़े से जो है कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वहन करता है, हाँ। यह अम्लीय नहीं, अभी हमने बताया, इससे संबंधित एक और प्रश्न था कि यह क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अम्लीय नहीं होता है, बल्कि यह जो होता है क्षारीय ही होता है, ध्यान दीजिएगा। रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रुधिर में आरबीसी की मात्रा जो होती है वह कितनी होती है? तो 44% होती है, 44% जो है होती है। हमने देखा कि ब्लड जो है, हमने क्या देखा कि ब्लड जो है वह 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा जो कितना होता है? तो 55% होता है। और एक जो हमने देखा कार्पसल जो कितना होता है? तो कार्पसल देखा जो कितना होता है? 45% होता है। इसी कार्पसल में हमने क्या आपको बताया कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है इसमें होता है। तो हमने बताया आपको थ्योरी के सेशन में कि
आरबीसी जो होता है वो अकेला 44% होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछ भी सकता है कि सर्वाधिक की मात्रा किसकी होती है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की। तो आरबीसी अकेला 44% होता है और ये दोनों मिलकर जो है 1% होते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों मिलकर 1% होते हैं, लेकिन आरबीसी की मात्रा जो होती है वो अकेला 44% होता है। आरबीसी के संदर्भ में कौन जो है असत्य है? इसके जीवन काल जो है लगभग 120 दिन होता है। हाँ, आरबीसी की जो है जीवन काल लगभग जो होता है वह 120 दिन होता है। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यह गलत है। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? हम डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। हाँ, इसको जो है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, लेकिन ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर सत्य देखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। यह भी पॉइंट सही है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या मानव बैंक ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है? तो एस्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एस्प्लीन को जो है कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी का जो है जीवन काल 120 दिन होता है। अभी हमने देखा कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद जो है यह स्प्लीन में जाकर जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक्स्ट्रा जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन में स्टोर भी हो जाता है और इसलिए जो है स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है इधर उधर हो गया है ऑप्शन, तो बी वाला ये जो है इसको राइट आंसर होगा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ये पॉइंट तो सही है। अस्थि मज्जा में बोन मैरो में किस कब होता है? तो ये अडल्ट में होता है। एडल्ट जो अवस्था में हो जो है वह बोन मैरो में होता है। तो स्प्लीन में भी होता है और यकृत। तो इसका राइट आंसर जो है ए और सी दोनों होगा। मान लो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ गया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। आपने फटफट क्या किया, आरबीसी का जल्दी पढ़ा और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। टिक लगाया, घर चले आए। जब क्वेश्चन पेपर आपने मिलाना स्टार्ट किया तो फिर वहाँ पर पढ़ा और आपने देखा कि क्या पूछा है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह जो होता है बच्चा जब गर्भ में रहता है तब यह जो है आपने उस टाइम जल्दी जल्दी पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि भ्रूणीय अवस्था में पूछा है। जो है बच्चा जब गर्भ में रहता है उस समय जो है वह कहाँ इसका निर्माण होता है? तो यकृत या स्प्लीन। अगर इन दोनों में कोई हो, अगर यहाँ पर जो है यकृत आता हो, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए वाला ऑप्शन ना हो, ए और सी, ए ऑप्शन को मान लीजिए कि ये ढक दे, ये वाला ऑप्शन ना हो और फिर इसमें आपको इन तीनों में देखना हो तो किसको टिक करिएगा? तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको यकृत को टिक करना है, यकृत को, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। लेकिन यहीं आपके अगर सिर्फ पूछे कि हाँ इसमें इन दोनों का अगर आ जाए एबीसी करके तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर इसको न देकर ए और सी, इसको न देकर सिर्फ आपको ए दे दे कि हाँ इन तीनों में बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप टिक लगाइएगा, यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है। रक्त, लाल रक्त जो है कोशिका पाया जाता है। आपको पता है कि जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर के स्थान पर जाते हैं हमारे O2 जो होता है वह क्या होता है? तो घटने लगता है
और आरबीसी जो है वह बढ़ने लगता है। आरबीसी में बढ़ने के कारण इसमें से जो है हीमोग्लोबिन और O2 होता है। आरबीसी क्यों बढ़ता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन और जो है O2 इसमें प्रेजेंट होता है। आप देखे होंगे कि पहाड़ों में पर जो रहने वाले लोग होते हैं, ऊंचाई वाले स्थान पे लोग होते हैं, तो उनके जो है आरबीसी अधिकतर देखे होंगे कि वो बढ़ा ही रहता है। रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर जो है यहाँ पर चुनना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। किसके बारे में पूछ रहा है? तो रुधिर के बारे में। इसमें जो है लौ होता है, हाँ इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है लौ होता है। यह जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो हाँ ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं ये रक्षा नहीं प्रदान करता है, तो ये गलत आंसर है। यह रक्त को ऑक्सीजन का वहन करता है, हाँ। तो इसमें देखिए कि 1, 2 और 4, 1 to 4 ऑप्शन सी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको विचार करना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संवार करता है, हाँ यह ऑक्सीजन को जो है आदान प्रदान के जो है कार्य करता है, यह भी पॉइंट सही है। यह लौ युक्त होता है, हाँ ये लौ युक्त होता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, नहीं तो सेम ही हो जा रहा है। यह रक्त को लाल रंग देता है, हाँ ये रक्त को लाल रंग देता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आकार में बढ़ेंगे, संख्या में बढ़ेंगे या आकार में घटेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह संख्या में बढ़ेंगे। किसमें? आकार में नहीं डेवलप होंगे, संख्या में जो है यह बढ़ेंगे। अभी हमने बताया कि जब हम ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो हमारे O2 जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं, वह घट जाता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन और O2 रहता है, तो आरबीसी क्या करता है? तो यह बढ़ने लगता है। हमारे शरीर के लिए जो है O2 की आवश्यकता होती है, तो आरबीसी से ही प्राप्त होता है। तो यह क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है, इसकी संख्या होती है इंक्रीज हो जाती है। आप यह भी देखे होंगे कि ऊंचाई वाले स्थान पर जो रहते हैं उनकी आरबीसी की संख्या जो है हमेशा जो है वो बढ़ी ही रहती है। डैश आरबीसी होता है। आरबीसी क्या होता है? केवल जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, त्वचीय श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन, श्वसन। अवायवीय जो है श्वसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए इसमें जो होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। किसके वजह से होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन? तो माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है नहीं होने की वजह से। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? आरबीसी के बनना क्या कहलाता है? तो एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। एरिथ्रोपोएटिन नहीं, एरिथ्रोपोएटिक नहीं, एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है, ये पॉइंट तो सही है। और आरबीसी का बनना, जिसमें आरबीसी ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोएसिस होता है, और आरबीसी जिसमें निर्माण करता है आरबीसी, उसको एरिथ्रोपोएटिक कहते हैं। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है यह किडनी का हार्मोन है, जो बोन मैरो को संदेश देता है कि आप आरबीसी बनाना स्टार्ट कर दे। किसको संदेश देता है? तो बोन मैरो को जो है एरिथ्रोपोएटिन। अगर पूछे कि अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि बोन मैरो को कौन जो है संदेश देता है कि आप जो है आरबीसी बनाना स्टार्ट करें, तो एरिथ्रोपोएटिन करता है। कौन करता है? तो एरिथ्रोपोएटिन जो है यह करता है।
असामान्य रूप में आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? असामान्य रूप में अगर आरबीसी जो होता है, देखिए ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ने ही लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होता है? तो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथीमिया जो है ये नाम की बीमारी हो जाती है। पॉली जो है साइथीमिया। आरबीसी का संख्या जब हम नहीं चाहते तब बढ़ता है। तो जैसे कि जब हम ऊंचाई वाले स्थान पे जाते टाइम या हम आवश्यकता से अधिक आरबीसी वहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो उस समय तो आवश्यकता नहीं होती है। इस समय जो है बढ़े तो उसे जो है पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उस स्थान पर आरबीसी बढ़ता है तो उनकी तो बॉडी एडॉप्ट कर लेती है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम स्थल पर रहते हैं उस समय अगर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तब पॉलीसाइथीमिया जो है हो जाती है। जब आरबीसी की संख्या आवश्यकता से अधिक अगर घट जाए तब एरिथ्रोसाइटोपेनिया जो है हो जाती है। अगर आवश्यकता से अधिक घट जाए तब। निम्न में से कौन सा जो है एरिथ्रोपोएटिक अंग होता है? तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर और अस्थि मज्जा। कौन कौन सा हो जाएगा? तो एरिथ्रोपोएटिक अंग कौन कौन सा है? तो लीवर हो जाएगा आपका और अस्थि मज्जा हो जाएगा। 120 दिन बाद आरबीसी को निगल जाता है। कौन निगल जाता है? तो फेगोसाइट जो है निगल जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसी को निकलने का कार्य कौन करता है? तो फेगोसाइट जो है यह निकलने का जो है कार्य करता है 120 दिन के बाद। डैश के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। किसके आरबीसी में जो है वह केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और एक लेमा जो है और उसके आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल में, कैरोटीन में, कोलेजन में, मायोग्लोबिन में। तो किस में जो है प्रेजेंट होता है? तो मायोग्लोबिन में। किस में? तो मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी सामान्यतः देखा जाए तो कशेरुकी प्राणियों के पेशियों ऊतक में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। लौह जो है इसका घटक होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है और किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन जो है वह विलय हो जाता है? तो केंचुआ में। किसमें? तो केंचुआ में जो है विलय हो जाता है। केंचुआ एक एनिलिडा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन किस में घुल जाता है? तो प्लाज्मा में घुल जाता है। जबकि अक्सर कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, लेकिन केंचुआ में रुधिराणु रंगहीन होता है तथा केंद्रक युक्त होता है और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र जो होता है यह बंद होता है, बंद प्रकार के जो है होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, सबको पता है हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रक्त होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? तो आरबीसी के कारण जो है होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? क्यूटीन के कारण लाल रक्त कणिका आरबीसी का रंग किसके कारण जो है वो लाल होता है? तो क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, साइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के जो है कारण होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त जो है वो शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो है कार्य करता है। यह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो है इसका कार्य होता है। निम्न में से कौन जो है एक ल्यूकोसाइट है? ल्यूकोसाइट जो है वह किसको कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? तो आरबीसी को जो है कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संबंध कौन सा गलत है? तो इसके जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है।
WBC की जीवन काल 120 दिन नहीं होता है। RBC का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। इसका जीवन काल जो है 3 से 4 दिन होता है। लाइफ स्पेन जो होता है वो 3 से 4 दिन होता है। ये पॉइंट सही है। इसमें कोई वड़क नहीं पाया जाता है, कोई जो है एनी पिगमेंट नहीं होता है। इनमें जो है केंद्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रक होता है। WBC जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो WBC जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यह 5 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। अगर प्रश्न आता है कि WBC जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो 5। कौन कौन सा है, न्यूट्रोफिल, आपने पढ़ा, थ्योरी के सेशन अगर देखे होंगे उसमें पढ़ा है। न्यूट्रोफिल, एशिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लेकिन आपसे पूछे कि इसके जो है कोशिका द्रव्य के कणों के आधार पर श्वेत रत्न कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य के कणों के आधार पर श्वेत रत्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, कौन सा, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है, और दूसरा जो होता है एक ग्रेन्युलोसाइट होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। तो ग्रेनुलोसाइट ही जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। ग्रेनुलोसाइट ही 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, एशिनोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। यही 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं। कौन कौन सा, तो लिम्फोसाइट और जो है मोनोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जो है कणिकामय WBC का एक प्रकार नहीं है। इसमें से देखना है कि WBC का कौन सा प्रकार नहीं है। हमने देखा कि WBC में क्या पाए जाते हैं, एशिनोफिल पाए जाते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। लेकिन कणिकामय में पूछा है, ग्रेनुलोस में पूछा है, एक ग्रेनुलो में नहीं, एक ग्रेनुलो में 2 ही होता है, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। तो एक ग्रेनुलो जो होता है वो लिम्फोसाइट है और एक मोनोसाइट, तो इसमें जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। किसको जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट जो है कहा जाता है। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, तो WBC को ल्यूकोसाइट जो होता है। इरेथ्रोसाइट किसे कहते हैं, तो RBC को एरिथ्रोसाइट जो है कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, इनमें से जो है कौन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, तो प्लेटलेट जो होता है यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कौन सा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य जो है वह WBC करता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रक्त समूह A, B और O का पता सबसे पहले किसने लगाया था। सबसे पहले किसने लगाया था A, B और O को, तो कार्ल लैंड स्टेनर ने सबसे पहले जो है ये पता लगाए थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, AB को किसने पता लगाया था, A, B, O को सबसे पहले तो इन्होंने लगा दिए, लेकिन AB ब्लड ग्रुप आप लोग को पता ही है ना कि 4 होते हैं। अगर आपको थ्योरी का सेशन देखा होगा तो उसमें आपको पता ही है कि A, B और AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो A, B और O, ए जो है किसने पता लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। लेकिन इस AB को किसने पता लगाया था, तो इस AB को जो है पता लगाए थे किसने, तो यह जो है डिकास्ट्लो और एस्टेलिन ने। AB को किसने पता लगाया था, तो डिकास्ट्लो और एस्टेलिन ने AB को जो है, इन्हीं के साथी थे, कार्ल लैंड स्टीनर के नहीं साथी थे इन्होंने भी। मनुष्य का औसतन जो है रक्तचाप होता है 120 जो है 80 होता है। मनुष्य का औसतन चाप जो होता है
धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है। पहला जो होता है सिस्टोलिक और दूसरा जो होता है डिस्टोलिक। रक्त जब देखते हैं कि सिस्टोलिक और एक जो होता है डिस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक जो होता है वो कितना होता है 120 होता है, डिस्टोलिक जो होता है 80 होता है। और रक्तचाप को किसे मापा जाता है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है मापते हैं। डॉक्टर किसे मापते हैं, एस्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है मापते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक या डिस्टोलिक होता है, कितना होता है, तो 120 से 80 जो है mm होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर होता है। अभी हमने बताया कि कौन सा होता है, तो एस्फिग्नो जो है मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न उपकरणों में किसको जो है रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर के जो है किया जाता है। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 जो है mmHg है, जो इस उल्लेख में Hg को तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मरकरी से। किसका, तो मरकरी से होता है। आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन को जो है एक विशेष प्रकार का होता है, इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन जो है कहा जाता है। निम्न में से किस रत्न समूह में एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है तथा ए के साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और साथ ही जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, तो इसका राइट एंटीजन तो होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा, तो एंटीबॉडी ए बी में नहीं होता है, और ओ में जो है वो एंटीजन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है और ए बी में कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। आप इस चार्ट की मदद से देख भी सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए होगा और एंटीजन बी होगा। ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी जो होता है और एंटीजन जो होता है एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी ए। ध्यान दीजिए, ए सेम होगा, एंटीजन सेम होता है लेकिन एंटीबॉडी अलग हो जाता है। ए है तो बी हो जाएगा, बी है तो ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब ए भी जो होता है इसमें एंटीजन तो ए भी होगा, ए तो सही है कि एंटीजन ए भी होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो एक भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। ओ जो है इसमें एंटीबॉडी तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन एंटीजन जो है एक भी नहीं होगा। तो ऐसे याद करिए, ब्लड ग्रुप ए तो समझ जाइए कि एंटीजन ए इसमें रहेगा, ए है तो ए रहेगा, और जस्ट इसका ऑपोजिट एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी में बी आ जाएगा। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी तो रहेगा लेकिन उल्टा और जो है एंटीबॉडी बी ए आ जाएगा, बी है तो ए आ जाएगा। ए बी तो कहा कि हम एंटीबॉडी बोला कि नहीं, हम ना ए लेंगे ना बी लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, यानी कि इसमें नील कुछ भी नहीं रहता है। और एंटीजन बोला कि हाँ जैसे तुम हो सेम टू सेम आ जाओ, लेकिन एंटीजन बोला कि नहीं, ओ हम सेम टू सेम नहीं लेंगे, तुम्हारा ओ जो है वह नहीं लेंगे। तो ए जो है गलत, इसमें जो है एक भी नहीं होता है एंटीजन, और एंटीबॉडी जो होता है वह ए बी होता है। ध्यान दीजिएगा, ओ का भी ए बी होगा, ओ डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी में नहीं आता है, यह ओ का भी ए बी आ जाएगा एंटीबॉडी। यहाँ तक समझ लिए। तो यही प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस रत्न समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होगा लेकिन एंटीबॉडी जो है वह नहीं होगा, तो ए बी में नहीं होगा, ए बी में नहीं होगा। डैश को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है, जो है
ग्रहणकर्ता जो है किसको कहा जाता है, सबसे ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है यह सबसे ले सकता है। ब्लड ग्रुप कौन, तो ए बी सबसे ले सकता है। किस रत्न समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए बी दोनों होगा। तो किसमें हमने बताया कि एंटीजन नहीं था लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों था। तो ए बी दोनों था, वो किस में था, तो ओ में था। किस में, तो ओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रत्न समूह को सार्वभौमिक जो है दानकर्ता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ओ जो हो जाएगा, क्योंकि ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को जो है दिया जा सकता है। सभी वर्ग के व्यक्ति के कौन, तो ओ निगेटिव, ये भी ध्यान दीजिएगा, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ निगेटिव। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी के अभिप्राय में सामान्यतः किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न होती है, तो पीलिया और एनीमिया की। किस प्रकार की, तो पीलिया और एनीमिया की समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप अलग है और उसका एंटीजन भी अलग है, किसी का ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, तो उसका भी जो है ए अलग, इसका भी ब्लड ग्रुप अलग ही है, इसका भी एंटीजन एंटीबॉडी भी अलग है। जब दोनों ब्लड को एक ही बॉडी में दिया जाता है तो रिएक्शन करता है, जिससे एनीमिया या पीलिया रोग जो है हो जाता है। अगर इसलिए कहा जाता है कि किसी का ब्लड ले तो मैच जरूर हो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो सबसे पहले उसको बी ही जो है लेना चाहिए, ओ नहीं, सबसे पहले उसको बी ही लेना चाहिए। अगर बी ना हो उस कंडीशन में जो है आप ओ ले सकते हैं, ओ नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि बी है, तो अगर बी मिलता है आसानी से तो बी जो है लेना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, उसका रक्त अगर जो है ओल्ड हो जाता है व्यक्ति, तो उस अवस्था में उसका रक्त दाब जो है वो क्या होता है, रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव के रक्त दाब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सामान्य रक्त दाब जो होता है, यह हमने बीपी जो होता है वो 120/80 जो है हमने देखा, किंतु इसके अधिक होने पर उच्च दाब रक्त दाब हो जाता है, हाई जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, और कम हो जाने से क्या कहते हैं, तो लो ब्लड प्रेशर जो है कहा जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। कितने व्यक्ति को, तो 4 व्यक्ति का। निम्न में से किसका रक्त दाब सामान्य है, इसमें से देखना है कि किसका जो है रक्त दाब सामान्य है। तो इसका 120 से जो है 80, यही इसका वाई का श्री वाई का जो है सामान्य है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वह होता है वायुमंडलीय दाब से कम। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से क्या कम होता है, तो इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। मानव रत्नदाता के लिए कौन सा रत्न समूह जो है सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ समूह के होता है। यह सबको जो है दे सकता है। किस समूह के, तो ओ समूह के है जो सबको दे सकता है। ए बी रत्न समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर कह रहा है कि रत्न समूह आर ए बी की लाल रत्न कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, यूँ इसलिए अन्य किसी जो है रक्त समूह के साथ समूहन जो है ग्लूटिनेशन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है,
तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण जो है एग्लूटिनेशन नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए तो सही है परंतु आर जो है वह गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त के प्रतिजन एंटीजन का अभाव होता है। इसके जो है रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। इसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है इसके रक्त में जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन तो होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके समूह रक्त समूह इस प्रकार है: पत्नी का ओ, भाई का ए बी, पुत्र का ए और पुत्री का ओ। उपरोक्त में से कौन से संबंध उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो कौन सा जो है इसमें कर सकते हैं, यही यहाँ पर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार से ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या रक्त समूह ओ को के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान के जो है आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्तदान समूह का परीक्षण करने का समय नहीं होता है। तो इस समय जो है उसे किस प्रकार के जो है रक्तदान दे सकते हैं? तो ओ निगेटिव दे सकते हैं। कौन सा दे सकते हैं? तो वह ओ निगेटिव जो है दे सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए दिया जाता है उस समय एंटीजन ए पाया जाता है, वहीं रक्त समूह बी में एंटीजन बी उपस्थित होता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों रहता है। और जब विपरीत ब्लड ग्रुप में मिलाया जाता है तब रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और न ही इसमें जो है RH फैक्टर, इसलिए इस समूह के रक्त किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यह जो है स्कंदन यानी कि थक्का जो है नहीं बनने देता है, तो इसलिए यह किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान जो है की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में के किस एक रक्तदान के लिए उपयुक्त सुरक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या सुरक्षित होगा? तो ओ जो है RH माइनस जो है निगेटिव, यह सुरक्षित रहेगा। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त से घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, तो उसमें से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो ओ जो है RH निगेटिव दिया जाएगा। ये रिपीट हो गया है। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की है। हमने देखा था कि कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज किए हैं, और इन्होंने कौन कौन सा किए हैं? तो ए बी और ओ के किए हैं। ए बी को किसने किया है? तो ए बी के इनके साथी जो है ने किए हैं। RH का कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। किससे संबंधित है? तो एक प्रकार के जो है बंदर से RH फैक्टर के जो है नाम संबंधित है। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो जा सकती है यदि माता डैश है, उसका जो है गर्भस्थ शिशु डैश है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो RH हीन और RH सहित
RH हीन और RH सहित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। उसके कुछ वर्ष अपरांत उसके जुड़वा जो है पुत्र हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव है। तीनों पुत्र में से एक का रत्न A पॉजिटिव, दूसरे का जो है B पॉजिटिव और तीसरे का जो है तीसरे का O पॉजिटिव। O जो है पॉजिटिव है, तो गोद लिए पुत्र का रत्न वर्ग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। क्या होगा? तो गोद लिए गए बच्चे को O पॉजिटिव होगा। यदि पिता का रत्न ग्रुप A है और माता का जो है O है, माता का O है, तो बताइए कि पुत्र का इनमें से कौन होगा? तो पुत्र का जो है इनमें से क्या होगा? तो O होगा। राइट आंसर हो जाएगा O होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रत्न का pH स्तर क्या होता है? तो इसका pH स्तर जो होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। RH तत्व या RH एंटीजन कौन की खोज किसने की थी? तो RH तत्व और RH एंटीजन के लैंड एस्टीनर और विनर ने की थी। लैंड एस्टीनर और विनर ने जो है मिलकर की थी। सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसने जो है कि किस पे जो है की गई थी? तो बंदर पर जो है, रिसस बंदर पर की गई थी। रिसस जो है बंदर, जिसे RH नाम दिया गया, RH शॉर्ट में कहते हैं, इस पे जो है खोज की गई थी। निम्न में से किस रक्त समूह के RH तत्व और RH एंटीजन उपस्थित होते हैं? और किस पे जो है RH तत्व और RH एंटीजन? तो B पॉजिटिव पे जो है उपस्थित होते हैं। RH का थक्का बनने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो RH के जो है वह थक्का बनने में कैल्शियम सहायक होता है। कौन सहायक होता है? कैल्शियम। निम्न में से कौन जो है हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिसंवाद है? तो ब्लड को जमने से रोकने वाला तो हेपेरिन है। कौन सा है? तो हेपेरिन है। यह जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, थक्का नहीं बनने देता है। निम्न से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का बनने में जो है सहायक है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जा सकता है? तो इसमें से जो है क्या पोटेशियम ऑक्सलेट क्या मिलाया जा सकता है? तो पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्सलेट, हेरोडिन। इस सभी जो है रक्त के जो है जमने से बचाने के लिए इस सभी मिलाया जाता है। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जो है सीरम कहा जाता है। कुछ पीला सा पदार्थ उसमें रह जाता है, उसको सीरम कहा जाता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाणु के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करने का जो है कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीपन का जो है कार्य करता है। प्रतिजन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। प्रतिजन कितनी प्रकार का होता है? तो 2, और A प्रतिजन और B एंड जो है A और B। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप का कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित जो है करता है। निम्न में से एंटीजन के मूल विशेषता क्या है? एंटीजन की जो है वह मूल विशेषता क्या है? वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करता है। मूल विशेषता पूछा है कि वे जो है प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, इसकी मूल विशेषता है।
शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसमें से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC करता है। कौन करता है? तो WBC का जो है कार्य होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है निर्मित होती है? तो इशिनोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? इसिनोफिल के द्वारा। निम्न में से कौन जो है रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त के संचलन में कौन जो है इसमें से मदद करता है? तो लिम्फोसाइट। कौन मदद करता है? तो लिम्फोसाइट जो है यह मदद करता है। लिम्फोसाइट जो होता है ना, यह सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में सबसे अधिक होता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है, श्वेत रुधिराणु होता है, लेकिन यह जो संख्या में सबसे अधिक होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं भी इसे कहते हैं, जो गस्तिकी सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भाग के बीच जो होते हैं यह सामंजस्य स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस अंग में जो है इसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। लिम्फोसाइट जो होता है यह एक गस्तिकी सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और ये सुरक्षा प्रदान करने का भी जो है कार्य करती है। प्रतिरक्षा आक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है, किससे सर्वाधिक जो है संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट से। किससे संबंधित है? तो लिम्फोसाइट से जो है ज़्यादा संबंधित है। मानव रक्त की संयंता का कारण है। मानव रक्त की संयंता का क्या कारण है? तो रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की संयंता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन आदि पर जो है यह निर्भर रहता है। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना? इसका जो है व्यास होता है, तो लगभग इसका जो व्यास होता है 0.007 जो है mm होता है। WBC प्रायः मनुष्य में पाया जाता है। इनकी संख्या जो है RBC से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कणिकामय और एक जो होता है कणिका विहीन होता है। अभी हमने आगे देखा था इसका। WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में क्या इसको जो है कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है एक कैंसर होता है। ल्यूकेमिया जो होता है एक कैंसर होता है। ब्लड में अगर RBC की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? अगर जो है ब्लड में WBC की मात्रा, अगर ब्लड में WBC की मात्रा अत्यधिक हो जाता है तो हमें जो है ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ल्यूकेमिया जो है हो जाता है। पहाड़ों पर जाने से पहले RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो यह जो है पहाड़ों पर जाने से पहले क्या कह रहा है कि पर जाने से पहले RBC की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसमें क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। RBC की किसी भी प्रकार की जो है एनर्जी की आवश्यकता RBC की नहीं होती है। सोते समय RBC की संख्या का क्या फर्क पड़ता है? अगर मनुष्य सोता है उस समय RBC की संख्या के जो है वो क्या फर्क पड़ता है? तो घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में जो है रक्त नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में। मानव शरीर में मौजूद निम्न में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो किस कोशिका में, कह रहा है कि किस कोशिका में जो है
वह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो आरबीसी में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं जो है रेड ब्लड सेल दिया रहता है आरबीसी का, और कहीं कहीं जो है रेड ब्लड कार्पसल दिया रहता है। तो इसको लेकर आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश किस में जो है होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। रत्न जो है ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किसमें जो है व्यक्त किया जाता है? सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति जो है मिलियन में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी के बनना, किसका बनना? तो डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश किसमें होता है? तो प्लीहा में होता है। आप लोग को पता है कि अभी हमने बताया भी था कि आरबीसी जो होता है वो 120 दिन ही इसका जीवन काल होता है, और मरने के बाद ये कहाँ जाता है? तो एस्प्लीन में जाता है। डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होता है, ये दो डब्ल्यूबीसी के ही प्रमुख प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है, और प्लीहा में भी होता है, लसिका ग्रंथि में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है। न्यूट्रोफिल का निर्माण कहाँ होता है? दो होता है ना कि एक लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का निर्माण कहाँ होता है? तो यह जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रम्बिक का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त जमाव से। थ्रम्बिक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? रक्त जमाव से होता है। निम्न पर विचार कीजिए। कटे स्थान पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। रत्न एक कोलाइडी निकाश है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंद शक्ति अधिक होती है, अतः यह रत्न स्कंदित हो जाता है। तो इस कूट को जो है समझना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए आर का जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये था आपके अंतिम प्रश्न। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय जो है पदार्थ होता है। फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह जो होता है रक्त प्रवाह रोकने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपके अंतिम प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।